नमस्कार मित्रों, शिक्षा दाव आप सक्सेस की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन की ये आज हमारी क्लास नंबर कौन सी है? 4 है। और आज इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 61 से 80 तक डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि पिछले एग्जाम में आए हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश के कौन से हिंदी कवि ब्रह्म राक्षस के लेखक हैं? ठीक है, 4 ऑप्शन है आपके पास। चलिए इसका सही जवाब क्या है? गजानन मुक्तिबोध। तो गजानन मुक्तिबोध के बारे में आपने सुना होगा, नहीं सुना? चलिए, एक ये चीज का नाम सुना होगा आपने, चांद का मुंह टेढ़ा। कभी ना कभी आपने सुना होगा, एक व्यंग है चांद का मुंह टेढ़ा। तो ये गजानन मुक्तिबोध की ही रचना है। किसकी है? गजानन मुक्तिबोध की। इसके अलावा इनकी रचना है अंधेरे में। कौन सी है भैया? अंधेरे में। याद रखो, ये रचना पूछी जाती है। जैसे ये ब्रह्मा राक्षस भी इनकी ही रचना है, तो ये पूछ ली इस बार एग्जाम में। तो नेक्स्ट टाइम कुछ भी पूछा जा सकता है। भूरी 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 खाक धूल, ये भी इनकी रचना है। इसके अलावा इनकी एक और रचना है तार सप्तक। ठीक है, तार सप्तक। तो ये सारी की सारी रचनाएं किसकी है? गजानन मुक्तिबोध की। तो कौन कौन सी याद करो एक बार? चांद का मुंह टेढ़ा, अंधेरे में, भूरी भूरी खाक धूल, और एक थी तार सप्तक। ये 4, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने जैसे जयशंकर प्रसाद का नाम तो सुना होगा आपने, हाँ। तो इनकी एक रचना थी कौन सी? कामायनी। लेकिन इन्होंने भी कामायनी लिखी है, ठीक है। पर लेकिन ये कामायनी और ये कामायनी दोनों अलग है, ठीक है, याद रखना। कामायनी इनने भी लिखी है और जयशंकर प्रसाद की जो कामायनी है वो प्रमुख है, ठीक है। तो अपना ऑप्शन क्या रहेगा? गजानन मुक्तिबोध। राहत इंदौरी को नाम तो आपने सुना होगा, जिनका अभी हाल ही में देहांत हो गया, ठीक है। आपने सुना होगा बुलाती है मगर जाने का नहीं, हाँ, वही राहत इंदौरी साहब का निधन हुआ है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या है? गजानन मुक्तिबोध। और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था ये बताना भूल गया मैं आपको। इनका जन्म हुआ था श्योपुर, ठीक है। श्योपुर कहाँ पर है? याद करो, कौन से संभाग में आएगा ये? वेरी गुड, चंबल संभाग, श्योपुर, भिंड, मुरैना, ठीक है। तो इतनी इंफॉर्मेशन किसके बारे में थी? ये गजानन मुक्तिबोध के। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तानसेन संगीत समारोह कहां पर आयोजित किया जाता है? 4 ऑप्शन है आपके पास। एंड राइट आंसर है क्या इसका? सॉरी, राइट आंसर है ग्वालियर, ठीक है। तो तानसेन समारोह जो है वो ग्वालियर में आयोजित किया जाता है। 4 दिवसीय होता है, मतलब 4 डेज तक इसको सेलिब्रेशन होता है। और ये कब मनाया जाता है? दिसंबर के मंथ में मनाया जाता है, ठीक है। हर साल दिसंबर में ही होता है तानसेन समारोह। अब तानसेन कौन थे? तानसेन कौन थे पता होना चाहिए, नाम सुना होगा आपने। तानसेन एक ऐसा आदमी, सुना होगा एक ऐसा आदमी के बारे में कि जो कि जब गाता था तो दीपक जल उठते थे, बारिश हो जाती थी। अब होती थी या नहीं होती थी वो अलग बात है, ठीक है, बट सुना तो होगा आपने। तो वही तानसेन, और उनका नाम क्या था? रामा तनु पांडे, है ना। याद रखना, कभी ये आ जाए ना कि रामा तनु पांडे का जन्म कहाँ पर हुआ था या फिर कौन थे ये, ठीक है। तो इनका जन्म हुआ था ग्वालियर में, याद रखो, ग्वालियर में इनका जन्म हुआ था। संगीत में बहुत अच्छे थे, ये एक्सपर्ट थे। तो ये रीवा के राजा रामचंद्र जी थे। रीवा रियासत हुआ करती थी, पता होना चाहिए आपको। मैं बात कर रहा हूँ 1500 ईस्वी 1600 ईस्वी की, मतलब, ठीक है, मतलब 1501 से लेके तो 1599 के बीच की जो 16वीं सदी है हमारी, उसकी बात कर रहा हूं मैं, उस टाइम की, ठीक है। तो रीवा रियासत के राजा रामचंद्र थे, उनके दरबार में ये हुआ करते थे, ठीक है। एक बार क्या होता, जब हमारे अकबर का नाम सुना होगा आपने, अकबर, ठीक है। अकबर की बार बार ठीक है बोल रहा हूं मैं ना। तो अकबर की नज़र इनके ऊपर पड़ती है, इनके बारे में सुनते हैं वो, और बोलते हैं कि आप हमारे दरबार में आ जाइए। लेकिन ये मना कर देते हैं। कौन? तानसेन मना कर देते हैं। लेकिन जब रामचंद्र जी, जो कि वहाँ के क्या थे? राजा थे उस रियासत के, वो बोलते हैं इनसे कि ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास, आप अपने नॉलेज को पूरे भारत में फैलाइए। तब जाकर तानसेन अकबर के दरबार में आते हैं। और अकबर क्या करता है, अपने जो 9 रत्न थे अकबर के, सुना होगा आपने, 9 रत्न होते थे, बीरबल भी था, मुल्ला 2 प्याजा भी था, और उसी में कौन थे? एक और, रामा तनु पांडे। समझ रहे हो ना, रामा तनु पांडे बोले तो कौन? वेरी गुड, तानसेन, ठीक है। ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी किसके बारे में? तानसेन के बारे में। तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? ग्वालियर। कर्मभूमि इनकी क्या क्या रही है? कर्मभूमि इनकी रीवा भी रही है, और अकबर के दरबार में भी थे ये। और इनके नाम पर मध्य प्रदेश की सरकार क्या करती है? तानसेन समारोह का आयोजन करती है। कहाँ पर? ग्वालियर में। वेरी गुड। चलिए, किस जिले में वेनगंगा नहर है? जिले का नाम सोचो मन में। वेरी गुड, बालाघाट। तो बालाघाट में क्या है?
वेनगंगा नहर है। तो वेनगंगा जो नहर है ये इसको वेनगंगा भी बोल सकते हो, कहीं कहीं पर वेनगंगा भी लिखा आता है और कहीं कहीं पर वेनगंगा भी आता है। ठीक है, तो वेनगंगा जो नदी निकलती है ये हमारे सिवनी से निकलती है, सिवनी के पास मुंड्रा गांव। ठीक है, वहां से ये नदी निकलती है। और इस नदी पर बालाघाट में क्या है, बालाघाट में है क्या भैया, इस पर डैम है और यहीं से नहर निकलती है वेनगंगा नहर। उस डैम के माध्यम से पानी आसपास के एरिया में पहुंचता है। ठीक है, नदी निकली सिवनी से बालाघाट में, उस पर वेनगंगा नहर है। ठीक है, और एक और नदी निकलती है, ये तो बालाघाट कहाँ पर है पता होना चाहिए आपको, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के बीच में क्या बनाता है, ये सीमा बनाता है। कौन, बालाघाट। और एक और नदी निकलती है वर्धा, जो वहीं से निकलती है जहाँ से ताप्ती निकलती है। तो बताओ कहाँ से, तो आप बोलोगे सर ताप्ती तो मुल्ताई से निकलती है, तो क्या वर्धा भी वहाँ से निकलती है क्या, कहाँ से, मुल्ताई से। बिल्कुल, मुल्ताई बोले तो बैतूल है ना, बैतूल से निकलती है कौन सी, वर्धा। और वेनगंगा कहाँ से निकलती है, सिवनी से। जब ये दोनों नदी महाराष्ट्र में पहुंचती है तो एक हो जाती है और यहाँ पर इनका एक नया नाम बन जाता है, प्राणहिता। क्या नाम बनता है, प्राणहिता। यानी कि कितने क्वेश्चन हो गए हैं कि वर्धा और आपका वेनगंगा के संगम को क्या कहा जाता है, तो आप बोलोगे प्राणहिता। और प्राणहिता जो नदी है वो किसकी सहायक नदी है, तो वो है आपकी गोदावरी। कौन सी नदी, गोदावरी, दक्षिण की गंगा भी जिसे कहा जाता है। कितने सारे क्वेश्चन कंप्लीट हुए, बस यही वे होता पढ़ने का। क्लियर है माइंड में। हमने वेनगंगा नदी के बारे में पढ़ा, वो सिवनी से निकलती है, बालाघाट में उसके ऊपर क्या है, डैम बना है, वहां से वेनगंगा नहर निकलती है। और एक और नदी निकलती है वर्धा, जो कहाँ से निकलती है, मुल्ताई से। फिर ये दोनों जाके महाराष्ट्र में जाके क्या होती है, मिल जाती है। ठीक है, और वहां पर इनका नया नाम बन जाता है क्या, प्राणहिता। और प्राणहिता बाद में गोदावरी में जाकर मिल जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है, बालाघाट। दुलादेव मंदिर कहां पर है, ये क्वेश्चन है आपका। तो दुलादेव मंदिर आपको कहां पर मिलेगा, खजुराहो में। इसके अलावा खजुराहो में बहुत सारे मंदिर मिलते हैं। ठीक है, कितने मिलते हैं अगली बार बताऊंगा, अगली स्लाइड में। ठीक है, अभी बता देता हूं चलो। तो ऑफिशियली 85। ठीक है, खजुराहो में जो मंदिर बनाए थे चंदेल शासकों ने, अधिकतर मंदिर किसने बनाए थे, चंदेल शासकों ने। और ये इनका जो टाइम पीरियड है बनाने का, वो नॉर्मली क्या है, याद रखिए आप, कि इन्होंने जो मंदिर बनाए थे वो 900 से, माफ कीजिएगा 900 से 1050 एडी मतलब ईसा में इन्होंने ये मंदिर बनाए थे। ठीक, चंदेल शासकों ने। इनकी राजधानी भी थी क्या, खजुराहो। किसकी राजधानी थी, चंदेल शासकों की प्रारंभिक राजधानी खजुराहो ही थी। वहां पर इन्होंने मंदिर बनाए। उनमें से कहीं कहीं आप जब गूगल करोगे इस चीज को तो आपको क्या मिलेगा, 87 मंदिर मिलेंगे। ऐसा बोला जाता है कि 87 मंदिर वहां पर थे। लेकिन ऑफिशियली ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जो कि अगला क्वेश्चन हमारा यही है। तो हमको अब समझना है कि यहाँ पर 85 नंबर जो नंबर है वही है मंदिरों का, कि 85 नंबर ऑफ टेम्पल यहाँ पर बिल्ट किए गए थे चंदेलों के द्वारा। ठीक, तो इसमें एक दुलादेव मंदिर भी है। कौन सा है, दुलादेव मंदिर, जो कि शिव जी को डेडिकेटेड है। मतलब जो मंदिर है वो किसका है, शिव जी का है, शिव जी का मंदिर। और इसको, ये दुलादेव का जो मंदिर है, इसको एक नाम से और भी पुकारा जाता है। क्या है वो नाम, कुंवर, ये कुंवर वाला है, वो कुंवर साहब वाला, कुंवर मठ, इसे कुंवर मठ भी कहा जाता है। तो कितनी सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चंदेलों ने कितने मंदिर बनाए थे, तो ऑफिशियली डेटा हमारे पास है 85। उनमें से आज हमारे पास कितने बचे हैं, ये क्वेश्चन भी आ चुका है एग्जाम में एक बार, है ना। ये जो मंदिर बनाए थे इनमें अधिकतर मंदिर नष्ट हो चुके हैं। अभी वर्तमान में 22 मंदिर बचे हुए हैं हमारे पास। तो इसका सही जवाब क्या है, दुलादेव मंदिर कहाँ पर है, खजुराहो में है। और चंदेल, अगला क्वेश्चन देखिए, चंदेल ने खजुराहो में कितने मंदिर बनाए, फटाफट आंसर बताइए। 85। वर्तमान में कितने बचे हैं, 22। क्वेश्चन कैसे भी आ जाए, वर्तमान में कितने हैं तो 22 लगाना है, कितने बनाए थे तो 85। चलिए, मध्य प्रदेश के निम्न जिलों में से कौन सा जिला 2 अन्य राज्यों के साथ अपनी सीमा बनाता है, फटाफट आंसर दो इन क्वेश्चन का। तो आप बोलो कौन कौन से 2 राज्य, तो आप बोलोगे गुजरात और महाराष्ट्र के साथ सीमा बनाता है कौन, अलीराजपुर। गुना किसके साथ सीमा बनाता है, तो आरजे। ठीक है, छतरपुर किसके साथ सीमा बनाता है, तो बोलो यूपी के साथ। अनूपपुर तो बोलो सीजी, मतलब छत्तीसगढ़ के साथ। सीएच भी लिख देता हूं कभी कभी इसको, सीएचजी को मैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है कि भाई अलीराजपुर है। ये सारे तो एक एक के साथ सीमा बना रहे हैं ना,
ये देखो आप, ये भी एक के साथ यूपी के साथ बना रहा है, अनूपपुर भी एक के साथ बना रहा है, लेकिन इसमें अलीराजपुर एक ऐसा जिला है कि जो 2 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। कौन कौन से? गुजरात प्लस महाराष्ट्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है? 4 ऑप्शन है, बहुत सोच समझ के जवाब देना, सोच समझ के। मुझे मालूम है आप बोलोगे सर ये क्वेश्चन ही गलत है आपका, तो इसमें 2 राष्ट्रीय उद्यान ऐसे हैं जो मध्य प्रदेश के, एक ये, आपने ऐसा पढ़ा होगा आज तक। चलिए सोच लिया आंसर, वेरी गुड। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे मिल रहा है आपको? तो आप बोलोगे सर हमको तो राजस्थान में पढ़ा है हमने बचपन से ही। वेरी गुड, आपका जवाब भी सही है, राजस्थान में ही है ये। और आपका बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो आप बोलोगे सर हमने इसको तो कर्नाटक में पढ़ा है बचपन से ही। वेरी गुड। और संजय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे पढ़ा है? तो आप बोलोगे सर हमने तो इसको मध्य प्रदेश में पढ़ा है। लेकिन माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर एक बात याद रखने की वाली बात है, मैंने यहाँ पर संजय राष्ट्रीय उद्यान लिखता में तो सही था, ये मध्य प्रदेश में हो जाता। कौन सा जिला मध्य प्रदेश का? सीधी जिला। और संजय राष्ट्रीय उद्यान जो है वो संजय डुबरी, क्योंकि इसका अधिकतर भाग जो है वो छत्तीसगढ़ में है, तो संजय डुबरी जो टाइगर रिजर्व क्षेत्र है हमारा, उसका पार्ट है ये। कौन सा? संजय राष्ट्रीय उद्यान, जो मैं बोल रहा हूं आपसे, संजय राष्ट्रीय उद्यान मतलब नेशनल पार्क, ठीक है। लेकिन मैंने यहां पर संजय गांधी भी लगाया है साथ में, तो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो मैंने नहीं मतलब जो क्वेश्चन वाला जो पूछ रहा है हमसे, वो हमको मुंबई महाराष्ट्र वाले के बारे में पूछ रहा है, क्योंकि मुंबई और महाराष्ट्र में भी, मुंबई मतलब वहां की राजधानी, तो मुंबई में भी संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है एक, ठीक है। तो इसका मतलब आपने देखा कि ये वाला तो महाराष्ट्र का था, और हमारे पास जो सीधी जिले में है वो सिर्फ संजय राष्ट्रीय उद्यान है। समझ में आ गया ये चीज? वेरी गुड। तो आप बोलोगे 3 तो बाहर के हैं, तो ये एक ही हमारे पास है। कौन सा? माधव राष्ट्रीय उद्यान हमारे पास है। और इसका सही जवाब क्या है कि भाई माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है वो मध्य प्रदेश में ही स्थित है। वेरी गुड। चलिए हाँ, एक चीज और, ये कौन से जिले में मध्य प्रदेश के? तो एक ऐसा जिला का नाम बताइए जो यूपी के साथ भी सीमा बनाता है, राजस्थान के साथ भी सीमा बनाता है। सही जवाब है शिवपुरी। अगर आपको ये वे अच्छा नहीं लग रहा ना पढ़ाने का, तो आप कमेंट करके बिल्कुल बताना मेरे को कि सर आप थोड़ा सा डायरेक्ट आप तो क्वेश्चन सोल्व करवाइए, इन्फॉर्मेशन मत दीजिए हमको, ठीक है। तो मैं सुधार करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि सारी इन्फॉर्मेशन बताना चाहिए। आप बिल्कुल वीडियो को सही से देखो, आधे घंटा तो दे सकते हो ना, बहुत क्वेश्चन सोल्व होते हैं। अगर पसंद नहीं आया आपको वे पढ़ाने का, तो आप कमेंट करके बताइए कि किस प्रकार से आप पढ़ना चाहते हो। मैं आपके जो इच्छा होगी या जो आपकी आदेश होगा उस आदेश के अनुसार आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, पचमढ़ी में प्रियदर्शनी पॉइंट को नाम से भी जाना जाता है। मतलब आपने पचमढ़ी गए होंगे, आपने प्रियदर्शनी पॉइंट वहां पर देखा होगा, ठीक है। प्रियदर्शनी मतलब इंदिरा गांधी का एक और नाम क्या था? प्रियदर्शनी भी था। इंदिरा गांधी को प्रियदर्शनी भी कहते थे। इंदिरा गांधी पता है ना क्या थी? हमारी प्रधानमंत्री थी, ठीक है। राहुल गांधी की क्या थी? ये दादी थी। चलिए तो आप बताइए मुझे क्या नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है फोर्सिथ पॉइंट। देखो जो पचमढ़ी है ना, इसकी जो खोज, मतलब खोज तो कैसे, मतलब ऐसे जैसे केमिस्ट्री फिजिक्स में कैसे खोज होती है उस प्रकार की खोज नहीं, मतलब पहली बार इसको इस स्थान के बारे में जानकारी दी थी ऑफिशियली, तो वो दी थी कप्तान फोर्सिथ ने। कप्तान फोर्सिथ मतलब ये एक अंग्रेज अधिकारी हुआ करते थे, और इन्होंने 1857 ऑफिशियली डेटा है ये 1857 के समथिंग बताया किसके बारे में? पचमढ़ी के बारे में। तो उसको उनके नाम के ऊपर इसको फोर्सिथ पॉइंट भी कहा जाता था उस टाइम पर, लेकिन बाद में भारत सरकार ने इसका नाम पचमढ़ी में प्रियदर्शनी पॉइंट कर दिया। चलिए तो फोर्सिथ पॉइंट इसका सही जवाब है। महमूद खिलजी की कब्र कहाँ स्थित है बताइए? वेरी गुड। तो आप बोलोगे मांडू। देखो ये महमूद खिलजी अलग है, वो खिलजी डायनेसिटी अलग थी। कौन सी खिलजी? जिसमें आपने सुना होगा, पद्मावत मूवी देखी हो तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आपने पढ़ा होगा, वो डायनेसिटी अलग है। उस डायनेसिटी का तो अंत 1320 में ही हो जाता है। मतलब उसने कहाँ पर अधिकार राज किया था? दिल्ली में राज किया था, ठीक है। लेकिन ये महमूद खिलजी जो था ये मालवा का शासक था। कहाँ का था भैया? ये मालवा का शासक था। पहले मंत्री हुआ करता था दरबार में, लेकिन फिर इसको भी शासक बना दिया, ठीक है, वहाँ के राजा ने। फिर इसने क्या किया? ये इसने मतलब इसके टाइम पर मालवा को बहुत ख्याति प्राप्त करवाई थी इसने, ठीक। तो इसकी जो कब्र है वो कहाँ पर है? वो आपको मांडू में ही मिलेगी। वेरी गुड। चलिए, धुआंधार जलप्रपात जबलपुर में किस नदी पर स्थित है? कितना अच्छा क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन बन रहे हैं आपके यहाँ से। धुआंधार जलप्रपात कहाँ है? तो आपका आंसर होना चाहिए जबलपुर। किस नदी पर है? तो बताइए मुझे आप, जबलपुर में कौन सी नदी होगी?
तो आपका जवाब तो एक ही आना चाहिए बस, क्योंकि पार्वती तो जबलपुर में आएगी नहीं, सीहोर से जाएगी तो वो चंबल में मिल जाती है, जबलपुर कोई काम ही नहीं है। सोन नदी तो यूपी तरफ चली जाती है, पता होगा आपको, पटना में जाती है, गंगा में मिलती है। ताप्ती बैतूल से निकलती है, खंबाती खाड़ी में गिर जाती है। तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? नर्मदा। नर्मदा नदी निकलती जबलपुर से। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मटियारी एक डैम, रानी अवंतीबाई सागर, बरना, तवा में क्या चीज समान है? पढ़ो चारों ऑप्शन आप। चलिए अब मैं बताता हूं आपको, जो मटियारी डैम है, मटियारी डैम कहां पर मिलेगा आपको? ये मिलेगा आपको उमरिया में। कहां पर मिलेगा? उमरिया में। बरगी डैम, मतलब बरगी डैम को एक नाम सुना होगा आपने, बरगी डैम। आजकल तो बहुत नाम सुन रहे होंगे, पेपर में वैसे आ रहा होगा, पानी ओवरफ्लो हो रहा है डैम में से। तो बरगी डैम को हम रानी अवंतीबाई सागर डैम भी बोलते हैं। रानी अवंतीबाई, लास्ट वाली क्लास में मैंने जिक्र किया था इनके बारे में, रानी अवंतीबाई। ठीक है, वेरी गुड, याद आना चाहिए आपको, मैं जैसे ही बोलूँ वैसे ही। तो बरगी डैम ये आपको मिलेगा कहाँ पर? जबलपुर में। इसके अलावा बरना डैम जो कि बरना नदी पर स्थित है, ये मिलेगा आपको हमारे पड़ोस में, मतलब भोपाल के पड़ोस में, मतलब रायसेन में। ठीक। तवा डैम कहाँ पर मिलेगा आपको? तो अब पता होना चाहिए आपको, होशंगाबाद में मिलेगा। और कौन सी नदी पर? तवा नदी पर, तवा बांध बना हुआ है। तो क्या है ये सारे के सारे? ये डैम है सबके सभी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं नर्मदा नदी पर या उसकी सहायक नदी पर स्थित है। तो सभी की सभी ये सिंचाई डैम है, मतलब नर्मदा की सहायक नदी है क्या ये? तो आप बताओ, नहीं सर, मटियारी रानी, ये तो सब डैम है। तो ये क्वेश्चन तो गलत हो जाएगा। सभी जलप्रपात है क्या? नहीं है जलप्रपात। क्या सभी बहुउद्देशीय परियोजना है या बांध है? नहीं। इनमें से कुछ डैम तो ऐसे जिनका उद्देश्य सिर्फ सिंचाई है। याद रखना, बहुउद्देशीय डैम वो होते हैं जिनको बहुत सारे काम होते हैं, उनसे सिंचाई भी होती है, लाइट भी जनरेट की जाती है, बिजली उत्पादन किया जाता है वहाँ से। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें की जाती है उनके माध्यम से, तो वो बहुउद्देशीय परियोजना होती है। लेकिन ये जैसे कि बरना डैम है, तो इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? पानी की सिंचाई करना ही है। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन सही कौन सा रहेगा? सभी सिंचाई बांध है। अगला क्वेश्चन देखिए, देश के लिए अखबारी कागज उत्पादन करती है कौन सी एक फैक्ट्री है या मिल बोल दो जिसे? तो चार ऑप्शन है आपके पास और इसका सही जवाब है नेपा मिल्स। तो जो नेपा मिल्स है, मतलब नेपा जो फैक्ट्री है, वो क्या करती है? अखबारी कागज का उत्पादन करती है, जो कहां पर है आपका? ये नेपा नगर में है। और नेपा नगर कहां पर है? तो आपका जवाब होना चाहिए सर, ये बुरहानपुर में है। कहां पर है? बुरहानपुर में। बुरहानपुर से संबंधित कुछ बातें याद आ रही है आपको? वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब। बुरहानपुर मध्य प्रदेश का क्या है? सबसे दक्षिणी जिला है। कौन सा जिला है? दक्षिणी जिला, मतलब यहां पर एमपी का सबसे दक्षिणी जिला है ये। कौन सा? बुरहानपुर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप, निम्नलिखित में से कौन सा जिला जबलपुर संभाग का नहीं है? वेरी गुड, सही जवाब आपका हरदा। कटनी, सिवनी, मंडला, ये सारे के सारे जो हैं ये जबलपुर संभाग में आते हैं। ठीक है, लेकिन हरदा जो है वो कौन से संभाग में आता है? तो आप बोलोगे नर्मदापुरम, या जिसका नाम पहले क्या था? होशंगाबाद संभाग। कब बनाया गया था इसको, होशंगाबाद संभाग को? तो आपका जवाब होना चाहिए, अगर पुराने लेक्चर देखें आपने, तो 1972 में इसको बनाया गया था। 1972 में दो जिले भी बनाए गए थे। कौन कौन से? एक भोपाल बनाया गया था और एक कौन सा बनाया गया था? राजनांदगांव। तो उसी टाइम पर एक संभाग भी बनाया गया था, होशंगाबाद संभाग, जिसका बाद में नाम बदल के क्या कर दिया गया? नर्मदापुरम कर दिया गया। वेरी गुड, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। खजुराहो में सूर्य देव का एकमात्र बचा हुआ मंदिर कौन सा है? ठीक है, एक जगदम्बी मंदिर का भी हमने कल जिक्र किया था लास्ट वाले, अगर लेक्चर देखें तो जगदम्बी मंदिर कहाँ पर है? तो खजुराहो में है। ये सारे के सारे मंदिर कहाँ पर है? खजुराहो में। लेकिन मैंने पूछ रहा हूँ, सूर्य देव का एकमात्र बचा हुआ, ये क्वेश्चन ऐसा कैसे ही पूछा गया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि 85 मंदिर तो थे वहाँ पर, अब बचे कितने? उनमें से 22। तो उन 22 में से ये मंदिर हैं, तो इनमें से सूर्य देव का मंदिर कौन सा है जो सूर्य देव को समर्पित है? तो आपका जवाब होना चाहिए चंद्रगुप्त मंदिर। जो कि चंद्रगुप्त मंदिर है, ये सूर्य देव को समर्पित एक मंदिर है। ठीक है, चलिए, तो कहां पर है ये? खजुराहो में है, और एक बचा हुआ है, मतलब अभी खजुराहो में है ये मंदिर वर्तमान में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, कौन सा बांध जिले बड़वानी के पचपुला गांव मध्य प्रदेश में बनाया जा रहा है, जो कि नर्मदा की सहायक नदी है? अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है बहुत। आपको कहानी बताता हूं मैं। आप गूगल पे जाओगे तो आप भारत सरकार बांध लिखोगे, पूरी डिटेल लिख दो आप, तो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसा कैसे पूछा गया था, याद रखना। मैंने बिल्कुल भी इसमें कुछ भी सुधार नहीं किया है, ना कुछ इधर से उधर एक वर्ड भी किया है।
एमपी पुलिस 2016 में, बाकायदा बता रहा हूं मैं आपको, 30 जुलाई को 12 बजे वाली जो शिफ्ट थी उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब आप भारत सरकार बांध गूगल पर टाइप करोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन इसको गोई डैम भी बोलते हैं वहां के लोग, गोई डैम, पंचपुला, आप पंचपुला में ये बनाया गया बेसिकली तो। लेकिन एक जगह और भी है यहाँ पर, सिलावद, कहाँ पर, ये बड़वानी में ही सिलावद, इस सिलावद में भी इसका हिस्सा है गोई डैम का। अब ये गोई डैम का मतलब यही होता है, वहां के लोग गोई डैम बोलते हैं इसको, लेकिन ये GOI है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, समझ रहे हो ना आप, फुल फॉर्म क्या है इसका, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो हिंदी में तो भाई हमको यही लिखना पड़ेगा ना, भारत सरकार बांध, है ना। तो आप जब भारत सरकार बांध लिखोगे तो बोलोगे सर ऐसा डैम है ही नहीं मध्य प्रदेश में। लेकिन जब गोई डैम लिखोगे तो आपको गोई डैम कहाँ पर मिलेगा, बड़वानी पर मिलेगा, बड़वानी में, ठीक है। और ये कौन सी एक नदी पर है, जो कि नर्मदा की सहायक नदी है। तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए आपको, क्वेश्चन गलत नहीं है, समझ रहे हो ना। अगर जब ये क्वेश्चन का आप एमपी पुलिस में जब एग्जाम देते उस टाइम पर हिंदी में आपको समझ में नहीं आता, लेकिन आप जैसे ही इंग्लिश वाला सेक्शन देखते तो वहाँ पर आपको गोई डैम लिखा मिलता। तो आपका सही आंसर क्या होना चाहिए, गोई डैम, फट से माइंड में जाना चाहिए। बाकी ढूंढते रहो भारत सरकार बांध कहाँ पर है, ठीक, वेरी गुड। चलिए आगे देखते हैं। पंडित कुमार गंधर्व समारोह में आयोजित किया जाता है, मतलब कहाँ पर मनाया जाता है कुमार गंधर्व। 4 ऑप्शन है आपके पास और इसका सही जवाब है देवास, ठीक है। कुमार गंधर्व क्या थे भैया, कुमार गंधर्व क्या थे, एक संगीतज्ञ थे, मतलब क्या करते थे, सिंगर थे उस टाइम पर। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, बेलगांव। बेलगांव कहाँ पर है, जो लड़ाई चलती रहती थी पहले, बेलगांव का वो सुना होगा आपने, कर्नाटक, महाराष्ट्र और कर्नाटक के पास बॉर्डर पर, तो वहां पर इनका जन्म हुआ था। लेकिन इनकी जन्मभूमि क्या है, कर्नाटक, लेकिन कर्मभूमि क्या बनाई इन्होंने, मतलब कहाँ पर काम किया, इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई, तो देवास में। देवास मतलब ये क्या थी, इनकी कर्मभूमि थी देवास, ठीक है। और सुनो इधर, कुमार गंधर्व के नाम पर भारत सरकार, सॉरी मध्य प्रदेश सरकार ने 1992 और 93 में एक समारोह या सम्मान, जिसे हम क्या बोलते हैं, गंधर्व सम्मान की घोषणा की थी। और पहला गंधर्व सम्मान भी दिया गया था 1992-93 में, किसको, अजय चक्रवर्ती को। किसको दिया गया था, अजय चक्रवर्ती को। और इसके बाद अगर लेटेस्ट वाला तुम याद रखोगे तो रख लो, 2019 में तो नहीं मिला किसी को भी, लेकिन 2018 में मिला था। किसको, नीलाद्री कुमार। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, तो क्या आंसर था इसका, देवास। कुमार गंधर्व समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है, देवास। लेकिन इसके बाद हमने कितनी डिटेल देखी कि कुमार गंधर्व कौन थे, संगीतज्ञ थे, कहाँ जन्म हुआ था, कर्नाटक में हुआ था, कर्मभूमि क्या थी, देवास थी। सम्मान किसने स्टार्ट किया, किसने किया, मध्य प्रदेश की सरकार ने स्टार्ट किया। कब किया भैया बताओ मेरे को आप, तो आप बोलोगे सर 1992-93 में किया। पहला किसको दिया गया, अजय चक्रवर्ती को दिया गया। अंतिम मतलब 2018 में किसको दिया गया, नीलाद्री कुमार चौहान नहीं है, नीलाद्री कुमार को दिया गया, ठीक है। और इसके बाद बहुत सारा 2011-12 में नहीं मिला किसी को, 12-13 में नहीं मिला, शून्य घोषित किया गया। मतलब समझ जो आप है ना, बहुत सारे सम्मान कभी कभी नहीं देती मध्य प्रदेश सरकार, तो वो 0 ईयर घोषित कर देती उस सम्मान का। लेटेस्ट वाला 2018 ही हमारे पास, पहला याद रखो और अंतिम में किसको दिया वो याद रखो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप। भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान आईसर मध्य प्रदेश में किस जिले में स्थित है। नाम सुना होगा आपने आईसर का, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एजुकेशन रिसर्च। ये एक इंस्टीट्यूट है, कहाँ पर है ये, तो इसका सही जवाब है भोपाल। भोपाल में कहाँ पर है, आप जाओगे तो आपको भोरी मिलता है चिरायू हॉस्पिटल से पहले, तो भोरी से आप अंदर जाओगे तो आपको आईसर मिलेगा, ठीक है, आईसर। और ये आईसर, वो आईसर वो अलग है, आईसर ट्रैक्टर, वो आईसर ट्रैक्टर की फैक्ट्री आपको कहाँ पर मिलेगी, वो आपको मंडी द्वीप में मिलेगी, ठीक है। ये आईसर अलग है, कंफ्यूज मत होना आपको। ये भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान है, ये रिसर्च होता है यहाँ पर भैया, समझ रहे हो ना आप, छोटी मोटी बात नहीं है। तो आईसर की स्थापना किसने की, मध्य प्रदेश सरकार ने नहीं की है, HRD मिनिस्ट्री ने की है, मतलब केंद्र सरकार ने। और कब की, 2008 में की। कोई दिक्कत तकलीफ कुछ, वेरी गुड, याद रहेगा ना। कहाँ पर है आईसर, भोपाल में। स्थापना कब हुई, 2008 में। किसने की, केंद्र सरकार ने, HRD मिनिस्टर ने। भोपाल में भी भोरी में है। चलिए अगला सवाल देखिए आप। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की बैठक कहाँ स्थित है या कहाँ पर आयोजित होती है, मुख्य जो बैठक होती है वो, तो आपको पता होना चाहिए। उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट की बेंच या बैठक कहाँ पर होती है आयोजित, जबलपुर में होती है। और इसकी 2 अन्य खंडपीठ भी लगती है, एक कहाँ पर लगती है, एक लगती है सर इंदौर में, और एक कहाँ पर लगती है बेटा, एक लगती है ग्वालियर में, ठीक है।
भोपाल में भी इसको लाने की कोशिश चल रही है, लेकिन वो आगे अभी अपडेट करना पड़ेगा भविष्य में। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि भोपाल में भी इसकी एक खंडपीठ होना चाहिए। चलिए, कोई दिक्कत? तो मुख्य बैठक कहाँ पर है? हाईकोर्ट कहाँ पर है? याद रखो आप, तो हाईकोर्ट कहाँ पर है? जबलपुर में। ठीक है, उसकी अन्य 2 बैठक कहाँ पर है? इंदौर में और ग्वालियर में। वेरी गुड। आगे देखिए, दिल्ली गेट कहाँ स्थित है, मतलब कहाँ पर है दिल्ली गेट? तो आप बोलोगे सर सवाल ही गलत, दिल्ली गेट तो दिल्ली में होना चाहिए। ऐसा नहीं है माय डियर फ्रेंड, दिल्ली गेट आपका मिलेगा मांडू में। मांडू में एंट्री करने के लिए एक परकोटा दीवार, कभी आप गए होंगे तो आपको मांडू में मिली होगी। कौन सी? परकोटा दीवार। इस परकोटा दीवार के माध्यम से मांडू में एंट्री की जाती है। और इस यहाँ पर 12 दरवाजे हैं, मतलब मांडू में अंदर जाने के लिए कितने दरवाजे हैं? 12 दरवाजे हैं। उन 12 दरवाजों में से जो दिल्ली गेट है वो बहुत फेमस है, एक प्रसिद्ध है दिल्ली गेट। याद रहेगा, दिल्ली गेट कहाँ पर है? मांडू में है। थोड़ी सी स्टोरी भी याद रखो, परकोटा दीवार, मांडू में जाओगे तो आपको परकोटा दीवार से होते हुए जाना पड़ेगा। दीवार मतलब ना, समझ लो आसपास की बाउंड्री समझ सकते हो आप। तो उस दीवार में 12 गेट हैं, 12 गेट लगे हैं दूर दूर, मतलब एंट्री के लिए। आप समझ लो, जब आप एंट्री करते हो रोड से निकलते हो तो एक गेट मिलता है आपको कुछ न कुछ, कि हम आपका स्वागत करते हैं, उस टाइप के जो वर्तमान में बनाते हैं। तो ये सब पहले से बना हुआ है दिल्ली गेट। कोई दिक्कत तकलीफ? वेरी गुड। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आज हम। निम्न में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है? दूसरा, तो पहला कौन सा भैया? तो पहला है क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा? हमारा राजस्थान। तो दूसरे नंबर का कौन सा है बताइए मेरे को आप, तो आपको पता होना चाहिए। एमपी। कितना क्षेत्रफल है एमपी का? 8,252 वर्ग किलोमीटर, इतना क्षेत्रफल है। और कुछ लोग बोलेंगे गलत लिखा है, क्यों? क्योंकि वो बोलेंगे नहीं सर 3,08,245 पढ़ा है हमने। ठीक है, तो आंसर अपना क्या रहेगा? जिनने 45 पढ़ा है उनका 45 रहेगा, लेकिन हमारा तो भैया 3,08,252 ही रहेगा। कितना रहेगा? 3,08,252। एग्जाम में भी यही लगाना है अपने को, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका, समझ रहे हो? चलिए, तो आज का डिस्कशन था ये। हमने कुछ क्वेश्चन देखे, उनका एक्सप्लेनेशन देखा, और मुझे तो ऐसी उम्मीद रहती है हर लेक्चर के बाद कि अच्छा बना होगा। बट आप क्या सोचते हो, कैसा तरीका है पढ़ाने का, कुछ सुधार करना है क्या? वो सारी की सारी चीज़ें, या फिर इसको कैसे और अच्छे वे में आप प्रस्तुत कर सकते हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको बतानी है मेरे को। तो कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।